पावरफुल मोटिवेशंस यूट्यूब चैनल के समस्त दर्शकों, आपके अपने इस पसंदीदा चैनल पर आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे दर्शकों, चिता व्यक्ति को मृत्यु के बाद जलाती है, जबकि चिंता व्यक्ति को जिंदा ही जलाती है। चिंता को सदा सदा के लिए अलविदा कहने की प्रेरणा वाला यह अद्भुत मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आपको याद दिलाते हैं कि यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए एक बेहद प्यारी और जादू भरी सम्मोहक आवाज में वीडियो का आनंद लें। वेलकम ऑल टू द चैनल ऑफ मोटिवेशन। आज हम जानेंगे कि चिंताजनक स्थितियों से निपटने के क्या क्या उपाय होते हैं। विलियम जेम्स ने कहा है, जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि हो चुकी घटना को स्वीकार करना ही किसी दुर्भाग्य के परिणामों से उबरने का पहला कदम है। क्या आप चिंताजनक परिस्थितियों से निपटने का अचूक फॉर्मूला जानना चाहते हैं जो तत्काल कार्य करे? तो आज हम कैरियर और कार्नेगी की वार्ता का छोटा सा अंश देखेंगे। विलिस एच कैरियर, जो एक प्रतिभाशाली इंजीनियर थे जिन्होंने एयर कंडीशनिंग उद्योग शुरू किया था और जो साइरेकस न्यूयॉर्क में विश्व प्रसिद्ध कैरियर कॉरपोरेशन के प्रमुख रह चुके हैं, चिंता की समस्याओं को सुलझाने के लिए इतनी बढ़िया तकनीक कार्नेगी ने बहुत कम सुनी थी। जब दोनों इकट्ठे न्यूयॉर्क में इंजीनियर्स क्लब में लंच कर रहे थे, तब मिस्टर कैरियर ने व्यक्तिगत रूप से कार्नेगी को एक बात बताई। कैरियर ने कहा, मैं न्यूयॉर्क में बफेलो फोर्स कंपनी में कार्य करता था। मुझे क्रिस्टल सिटी मिसूरी में पिट्सबर्ग प्लेट ग्लास कंपनी की लाखों डॉलर के कारखानों में गैस साफ करने की मशीन लगाने का कार्य सौंपा गया। मशीन को लगाने का उद्देश्य था गैस से अशुद्धियां हटाना, ताकि जलते समय इंजनों को नुकसान न पहुंचे। गैस साफ करने का यह तरीका नया था। इसका पहले सिर्फ एक बार ही प्रयोग किया गया था, और वह भी अलग परिस्थितियों में। क्रिस्टल सिटी मिसूरी में कार्य के दौरान अप्रत्याशित कठिनाइयां आईं। हालांकि मशीन कार्य कर रही थी, पर उस तरह नहीं जिस तरह की गारंटी हमने दी थी। मैं अपनी असफलता से स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। मेरे पेट में मरोड़े आने लगे। कुछ समय तक तो मैं इतना चिंतित रहा कि मेरी नींद उड़ गई। आखिरकार मुझे यह सीधी सी बात समझ में आ गई कि चिंता करने से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने बिना चिंता किए समस्या का हल ढूंढने का रास्ता खोजा। यह बहुत बढ़िया रास्ता था। इस चिंता प्रतिरोधी तकनीकी का प्रयोग मैं पिछले 30 साल से कर रहा हूँ, और यह काफ़ी आसान है। कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। इसमें 3 कदम हैं। पहला कदम, मैंने बिना डरे ईमानदारी से स्थिति का विश्लेषण किया और अनुमान लगाया कि इस असफलता के परिणाम स्वरूप मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। मुझे जेल भेजने वाला या फांसी पर लटकाने वाला कोई नहीं था, यह बात तो तय थी। हालांकि हो सकता था कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। यह आशंका थी कि मेरी कंपनी को यह मशीन हटानी पड़े, जिससे उसे $20,000 का घाटा हो सकता था। दूसरा कदम, बुरे से बुरे परिणामों का अनुमान लगाने के बाद आवश्यकता पड़ने पर मैंने इसे स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार किया। मैंने खुद से कहा, यह असफलता मेरे कैरियर को धक्का पहुंचाएगी और इससे मेरी नौकरी भी जा सकती है, परंतु अगर ऐसा होता भी है तो मुझे दूसरी नौकरी हमेशा मिल सकती है। स्थितियां और भी बुरी हो सकती थी, और जहां तक मेरी कंपनी का सवाल था, तो सब जानते थे कि हम गैस साफ करने की एक नई तकनीक पर प्रयोग कर रहे थे, और अगर इस प्रयोग में $20,000 का खर्च आता है तो कंपनी इसे सहन कर सकती है। कंपनी इसे रिसर्च के खाते में डाल सकती है, क्योंकि यह एक प्रयोग था। तीसरा कदम, इसके बाद मैंने अपना पूरा समय और पूरी ऊर्जा शांति के साथ इस कार्य में लगाई कि उन बुरे से बुरे परिणामों को कैसे सुधारा जा सकता है, जिन्हें मैंने पहले ही मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया था। मैंने अब ऐसे तरीके खोजना शुरू किए
जिनसे हम $20,000 के घाटे को कम कर सकते थे। मैंने कई परीक्षण किए और अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा, अगर हम एक अतिरिक्त यंत्र खरीदने में $5,000 और खर्च कर दें तो हमारी समस्या सुलझ जाएगी। हमने ऐसा ही किया और कंपनी को $20,000 का घाटा होने के बजाय $15,000 का फायदा हो गया। अगर मैं चिंता करता रहता तो शायद यह कभी नहीं कर पाता, क्योंकि चिंता के साथ बहुत बुरी बात यह है कि यह हमारी एकाग्रता की शक्ति को समाप्त कर देती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा दिमाग हर तरफ भटकता रहता है तथा हम निर्णय लेने की शक्ति खो देते हैं। परंतु जब हम बुरे से बुरे परिणाम का सामना करने के लिए खुद को विवश करते हैं और उसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं, तो हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि अपनी समस्या पर पूरी एकाग्रता से विचार कर सकें। जो घटना कार्नेगी ने बताई वह कई साल पहले हुई थी, परंतु यह तकनीक इतनी उपयोगी है कि तब से कार्नेगी इसका लगातार प्रयोग करके और अपने जीवन को पूर्णतया चिंता मुक्त बनाने में सफल रहे। सवाल यह है कि मनोवैज्ञानिक रूप से विलिस एच कैरियर का जादुई फॉर्मूला इतना अमूल्य और व्यवहारिक क्यों है? क्योंकि यह हमें उन बड़े काले बादलों से नीचे ले आता है जिनमें हम चिंता में अंधे होकर इधर उधर भटकते हैं। यह हमारे पैरों को धरती पर अच्छी तरह कस कर जमा देता है। हम जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, और अगर हमारे पैर के नीचे ठोस जमीन ना हो तो हम दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में ठीक तरह से सोच नहीं सकते। अप्लाइड साइकोलॉजी के पितामह प्रोफेसर विलियम जेम्स की मृत्यु 1910 में हो गई। अगर आज वह जिंदा होते और बुरे से बुरे का सामना करने के इस फॉर्मूले को सुनते तो इसकी प्रशंसा ही की होती। मैं ऐसा इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा था कि जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि हो चुकी घटनाओं को स्वीकार करना ही किसी दुर्भाग्य के परिणामों से उबरने का पहला कदम है। लिन यूटैंग ने अपनी पुस्तक द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग में बताया था कि मन की सच्ची शांति बुरे से बुरे को स्वीकार करने से आती है। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ है ऊर्जा को मुक्त करना। जब हम बुरे से बुरे को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं रह जाता, और इसका यह मतलब है कि हमारे पास पाने के लिए सब कुछ होता है। बुरे से बुरे का सामना करने के बाद, जैसा कि विलिस एच कैरियर ने बताया था, मैं तत्काल शांत हो गया और काफ़ी दिनों के बाद मैंने पहली बार राहत की सांस ली, और इसके बाद ही मैं सोच सका। बात तो समझदारी भरी लगती है, लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों लोग गुस्से और चिंता में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे बुरे से बुरे परिणाम को स्वीकार नहीं कर पाते, उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते। अपने भाग्य को नए सिरे से बनाने की कोशिश करने के बजाय वे अनुभव के साथ हिंसक युद्ध करने लगते हैं जो कटु होता है, और अंत में वे निरंतर चिंता करने की उस बीमारी के शिकार हो जाते हैं जिसे मेलनकोलिया कहते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि किसी और व्यक्ति ने भी विलिस एच कैरियर के जादुई फॉर्मूले को किस तरह अपनाया और अपनी समस्याओं को समझने के लिए इसका प्रयोग किस तरह किया? तो यह रहा न्यूयॉर्क के एक ऑयल डीलर जो कार्नेगी की कक्षा के विद्यार्थी थे, उनका उदाहरण। उन्हीं के शब्दों में, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि फिल्मों के बाहर भी ऐसा हो सकता था, परंतु मुझे वाकई ब्लैकमेल किया जा रहा था। हुआ यह कि मैं जिस ऑयल कंपनी का मालिक था उसमें कई डिलीवरी ट्रक और कई ट्रक ड्राइवर थे। उस समय युद्ध के नियम लागू थे और ऑयल की उस मात्रा पर राशनिंग की जा रही थी जो हम अपने ग्राहकों को दे सकते थे। मैं यह नहीं जानता था कि हमारे कुछ ड्राइवर नियमित ग्राहकों को कम तेल दे रहे थे और बचा हुआ तेल अपने खुद के ग्राहकों को बेच रहे थे। इस गैर कानूनी सौदेबाजी की पहली भनक मुझे तब लगी जब एक आदमी मेरे पास आया। उसने अपने आप को सरकारी इंस्पेक्टर बताते हुए मुझे चुप रहने की कीमत मांगी। हमारे ड्राइवर जो कर रहे थे उसके पास उनकी धोखेबाजी का सबूत था, और उसने धमकी दी कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वह डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस में मेरे खिलाफ शिकायत करके यह सबूत उन्हें दे देगा। जाहिर है मैं जानता था कि मुझे कम से कम व्यक्तिगत रूप से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं यह भी जानता था
कि कानून के मुताबिक कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों के कामों के लिए जिम्मेदार होती है। यही नहीं, मैं यह भी जानता था कि अगर मामला अदालत में गया और अखबारों में छपा तो बुरे प्रचार की वजह से मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा और मुझे अपने बिजनेस पर नाज था। इसे मेरे पिताजी ने 24 साल पहले शुरू किया था। मैं चिंता में बीमार पड़ गया। मैंने 3 दिन और 3 रातों तक कुछ नहीं खाया, न ही सो पाया। मैं गोल गोल घूम रहा था। क्या मैं उस आदमी को $5000 दे दूं या फिर उसे साफ साफ कह दूं कि उसे जो बुरे से बुरा करना है कर ले। दोनों ही विकल्पों का अंत बुरे सपने की तरह होता दिख रहा था। तभी रविवार की रात को मैंने अपनी हाउ टू स्टॉप वरिंग बुकलेट खोली, जो मुझे पब्लिक स्पीकिंग की कार्नेगी क्लास में मिली थी। मैंने इसे पढ़ना शुरू किया और विलिस एच कैरियर की कहानी पढ़ी। इसमें लिखा था, बुरे से बुरे का अनुमान लगाओ। इसलिए मैंने खुद से पूछा, अगर मैं पैसे न दूं और वह डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास चला जाए तो मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है? इसका जवाब था, मेरा बिजनेस चौपट हो सकता था। मेरे साथ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मुझे जेल नहीं हो सकती थी। मेरे साथ बुरे से बुरा यह हो सकता था कि नेगेटिव प्रचार के कारण मैं तहस नहस हो जाऊं। फिर मैंने खुद से कहा, अच्छा चलो मान लिया बिजनेस चौपट हो गया, मैं इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेता हूँ। इसके बाद क्या होगा? अगर मेरा बिजनेस चौपट हो जाता है तो मुझे शायद नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ऑयल के बारे में काफ़ी जानकारी है। बहुत सी कंपनियां मुझे खुशी खुशी नौकरी दे देंगी। यह सोचने के बाद मैंने राहत की सांस ली। 3 दिन और 3 रातों में घुमड़ रहे तनाव के बादल अब छटने लगे। मेरी भावनाएं शांत हो गई और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरी सोचने की क्षमता वापस आ गई। अब मैं इतनी स्पष्टता से सोच रहा था कि तीसरे कदम पर आ गया, बुरे से बुरे को सुधारने की कोशिश करना। जब मैंने समाधान के बारे में सोचा तो मेरे सामने तब बिल्कुल ही नया विकल्प आया। अगर मैं अपने वकील को सारी स्थिति बता दूं तो शायद वह इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल सके जिसके बारे में मैंने न सोचा हो। मैं जानता हूं कि यह मूर्खतापूर्ण था कि यह बात मेरे दिमाग से पहले क्यों नहीं आई। मैं जानता हूं कि यह मूर्खतापूर्ण था कि यह बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई, पर उस समय मैं ये सोच ही नहीं सका। मैं सिर्फ चिंता कर रहा था। मैंने तत्काल मन बना लिया कि सुबह सबसे पहले जाकर अपने वकील से मिलूंगा और फिर मैं बिस्तर पर लेटा और घोड़े बेचकर सो गया। इसका अंत कैसे हुआ? अगली सुबह वकील ने मुझसे कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से जाकर मिलूं और उन्हें सच्चाई बता दूं। मैंने बिल्कुल वही किया। मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और मुझे आश्चर्य हुआ जब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने बताया कि यह ब्लैकमेलिंग का गोरख धंधा कई महीनों से चल रहा है और जो आदमी सरकारी इंस्पेक्टर होने का दावा कर रहा है वह दरअसल एक अपराधी था जिसकी पुलिस को काफ़ी दिनों से तलाश थी। अब जब भी मेरे सामने कोई चुनौतीपूर्ण समस्या आती है जिसके कारण मैं चिंता में पड़ सकता हूँ तो मैं उस समस्या पर विलिस एच कैरियर का फॉर्मूला आजमाता हूँ। अगर आपको लगता है कि विलिस एच कैरियर के पास समस्याएं थी तो सुनिए, आपने अभी तो कुछ सुना ही नहीं है। यह रही विनवेस्टर मैसेच्यूसेट्स के अर्ल पी हैनी की कहानी। यहाँ उनकी कहानी उसी रूप में दी गई है जिस रूप में उन्होंने यह 17 नवंबर 1948 को बोस्टन के स्टेटलर होटल में कार्नेगी को सुनाई थी। 20 के दशक में मैं इतना चिंतित रहता था कि मेरे आमाशय की परत में अल्सर होने लगी। एक रात मुझे भयानक रक्तस्राव होने लगा। मुझे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के स्कूल ऑफ मेडिसिन से जुड़ा है। मेरा वजन 175 पाउंड से कम होकर 90 पाउंड रह गया। मैं इतना बीमार था कि मुझे चेतावनी दी गई कि मैं अपना हाथ भी न उठाऊं। एक जाने माने अल्सर विशेषज्ञ सहित 3 डॉक्टरों ने कहा कि मेरी बीमारी लाइलाज है। मैं दवाओं के दम पर जिंदा रहा और हर घंटे दिए जाने वाले 1 चम्मच आधे दूध और आधे क्रीम पर हर रात और हर सुबह एक नर्स मेरे आमाशय में रबर की एक नली डालती थी और उसकी सामग्री बाहर निकाल लेती थी। यही सिलसिला महीनों तक चलता रहा।
आखिर मैंने खुद से कहा, देखो अर्लहैनी, अगर तुम भविष्य में घिसटती हुई मौत के अलावा कुछ नहीं देख सकते तो तुम्हारे पास जो थोड़ा सा समय बचा है, क्यों ना उसका अधिकतम आनंद उठाया जाए। तुम्हारी हसरत थी कि मरने से पहले दुनिया की सैर करोगे, इसलिए अगर तुम्हें यह सैर करनी है तो इसे अभी करना होगा। जब मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं दुनिया की सैर करने जा रहा हूँ, तो दिन में 2 बार अपने खुद के अमाशय को पंप करने जा रहा हूँ और दिन में 2 बार अपने खुद के अमाशय को पंप करने जा रहा हूँ, तो वे चौंक गए। असंभव, उन्होंने इस तरह की चीज कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मैंने दुनिया की सैर शुरू की तो मेरा शरीर समुद्र में दफन होगा। मैंने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने रिश्तेदारों से वायदा किया है कि मैं ब्रोकन बाव, नेब्रास्का के पारिवारिक कब्रिस्तान में दफनाया जाऊंगा, इसलिए अपना ताबूत अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैंने एक ताबूत का इंतजाम किया, इसे जहाज पर रखवाया और फिर स्टीमशिप कंपनी के साथ इस तरह की व्यवस्था की कि मेरी मौत की स्थिति में वे लोग मेरी लाश को बर्फ के कंपार्टमेंट में रख देंगे और तब तक वहीं रखेंगे जब तक कि वह जहाज घर वापस नहीं लौटा था। मेरा सफ़र शुरू हो गया और मेरे अंदर बूढ़े उमर खयाम की आत्मा मचल रही थी। हमारे सामने जो भी है उसमें पूरा आनंद लो, कहीं हम जल्दी ही मिट्टी में न मिल जाएं। जिस पल मैं लॉस एंजलिस में पूर्वी देशों की ओर जा रहे एसएस प्रेसिडेंट एडमंड्स नाम के जहाज पर सवार हुआ, मैं बेहतर महसूस करने लगा। धीरे धीरे मैंने दवाएं लेना और अमाशय पंप लेना बंद कर दिया और मैं जल्दी ही सब तरह के भोजन कर रहा था, यहाँ तक कि अजीब से स्थानीय पकवान और द्रव भी जो मेरी मौत की गारंटी थे। मैंने इतना आनंद लिया जो कई बरसों से नहीं ले सका था। हम मानसून और तूफानों से भी टकराए जिन्होंने मुझे ताबूत में पहुंचा दिया होता अगर मैं डरा होता, परंतु मुझे इस सारे रोमांच में बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने जहाज पर खेल खेले, गीत गाए, नए दोस्त बनाए और आधी रात तक जागा। जब हम चीन और भारत पहुंचे तो मैंने महसूस किया कि जिन बिजनेस समस्याओं से मैं अतीत में जूझ रहा था, वे पूर्वी देशों की गरीबी और भूख से तुलना करने पर तो स्वर्ग की तरह है। मैंने मूर्खतापूर्ण चिंता की आदत समाप्त कर दी और मुझे अच्छा लगने लगा था। अमेरिका लौटने पर तो मेरा वजन 90 पाउंड बढ़ चुका था और मैं लगभग भूल चुका था कि मेरे अमाशय में कभी अल्सर भी थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना स्वस्थ महसूस नहीं किया था। मैं दोबारा अपने बिजनेस के कार्य करने में लग गया। अर्ल पी हेनी ने कार्नेगी को बताया कि वे अचेतन रूप से उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे थे जिनका प्रयोग विलिस एच कैरियर ने चिंता को जीतने के लिए किया था। सबसे पहले मैंने खुद से पूछा, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? इसका जवाब था मौत। दूसरे, मैंने मौत को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार किया। मुझे यह करना ही था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। डॉक्टरों का कहना था कि बीमारी ला इलाज थी। तीसरे, मैंने उस स्थिति को सुधारने की कोशिश की। अगर मैं उस जहाज पर चढ़ने के बाद भी चिंता करता रहता तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि मेरी वापसी यात्रा ताबूत के अंदर ही होती, परंतु मैं आराम से रहने लगा। मैंने अपनी सारी मुश्किलों को भुला दिया। मन की इस शांति ने मुझे नई ऊर्जा दी जिसने दरअसल मेरा जीवन बचा लिया। तो नियम नंबर 2 है, अगर आपके सामने चिंता करने वाली समस्या है तो विलिस एच कैरियर के जादुई फॉर्मूले के हिसाब से यह 3 कार्य कीजिए। नंबर 1, खुद से पूछें, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? नंबर 2, जरूरत पड़े तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। नंबर 3, फिर शांति से बुरे को सुधारने की कोशिश करें। एंड देन लिव द स्ट्रेस फ्री लाइफ एज एवरीवन वांट टू लिव।